चलो एक फंक्शन एफ एक्स एनसीईआरटी क्वेश्चन अगला देखो। आज 4 छठे क्वेश्चन बताते हैं इकाई आच्छादक पर आधारित प्रतिलोम वाले एनसीईआरटी वाले। देखो क्वेश्चन ये है, एक फंक्शन एफ एक्स फंक्शन एफ फलन, एक फलन लिखेंगे हिंदी में ना, एक फलन एफ आर से आर में क्या 50 दिन बताए, 50 बार बोला है बताएं तो हमें याद कर लेना, लिखे तो हो ना, नहीं लिखे तो आपकी गलती है, हम क्या करें। एक फलन एफ आर से आर में निम्नानुसार परिभाषित है। एक फलन एफ आर से आर में निम्नानुसार परिभाषित है। पूरी रामायण खत्म हो गई, सीता किसका बाप है। एक फलन एफ आर से आर में निम्नानुसार परिभाषित है। एफ एक्स बराबर एस की पावर 4, एस की पावर 4। तो दिखाइए कि एफ ना तो एकाकी है, दिखाइए कि एफ ना तो एकाकी है और ना ही आच्छादक। सुनो यहाँ बच्चे से, एक फलन मान लो कि वार्षिक परीक्षा में ऐसा पेपर में क्वेश्चन मिल गया, आप क्या करें, ठीक है। जैसे कल टेस्ट में था तब क्या किया जाए उस प्रकार सोचा करो, तब फिर जब बताएंगे तो समझ में लंबे समय तक याद रहेगा। दिखाइए कि यह फेना तो एकाकी है और ना ही आच्छादक, ठीक है। तो क्या वह करते हैं, एकाकी परीक्षण, एकाकी परीक्षण। तो क्या करेंगे एकाकी परीक्षण के लिए, एकाकी परीक्षण के लिए क्या करते हैं, माना एफ एक्स बराबर एफ वाई, ठीक है। तो क्या आएगा, एस की पावर 4 बराबर वाई की पावर 4, ठीक है। तो दोनों पक्षों का पावर 4th रूट लेंगे तो यहाँ पे आएगा एक्स से एस की पावर 4 या x इज इक्वल टू प्लस माइनस बाई, ऐसे आएगा। सुन लो, अब एक चीज़ आपको विशेष रूप से बताना चाहता हूँ, यदि एक्स स्क्वायर बराबर बाई स्क्वायर है तो एस बराबर प्लस माइनस बाई होगा। एस की पावर 4 बराबर बाई की पावर 4 है तो इसका सलूशन एस बराबर प्लस माइनस बाई होगा। एस की पावर 6 बराबर बाई की पावर 6 तो इसका सलूशन एस बराबर प्लस माइनस बाई होगा। एस की पावर 8 बराबर बाई की पावर 8 है तो एस इसका सलूशन एस बराबर प्लस माइनस बाई होगा। एस की पावर 2n बराबर बाई की पावर 2n है, इवन नंबर है, सम संख्या है, तो उसका सलूशन एस बराबर प्लस माइनस बाई होता है। चाहे पावर कोई हो पर सम संख्या हो, उसका सलूशन क्या लिखा जाएगा, हमेशा क्या लिखा जाएगा, सलूशन प्लस माइनस बाई दोनों। क्यों, क्योंकि इसका रीजन, दूसरा रीजन जानना चाहते हो कि जैसे मान लो कि एस के स्थान पे हम रख दिए 4, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा, नहीं 2 रख दिए, मान लो 2 रख दिए तो 2 की पावर 4 क्या होगा, 16। अब -2 रख दिया तो -2 का स्क्वायर, -2 की पावर 4 तब भी 16। तो यहाँ पे देखते ये हैं कि R ये हुआ और ये कोडोमेन हुआ। इसमें देखते हैं 2 और -2, इसका इमेज कहाँ बन रहा है, 16 पर, ठीक है। तो 2 का इमेज भी 16 पर, -2 का इमेज भी 16 पर, ठीक है। तो 2 -2 डिफरेंट हैं लेकिन दोनों का इमेज सेम है। तो डिफरेंट एलिमेंट का इमेज डिफरेंट नहीं बन रहा है तो एकाकी नहीं है। एकाकी कब होता है, जब डिफरेंट एलिमेंट का इमेज डिफरेंट बनता हो। लेकिन 2 और -2 डिफरेंट एलिमेंट हैं लेकिन उनका इमेज सेम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हियर 2 -2 इज नॉट इक्वल टू 2 बट f -2 इज इक्वल टू f2, ठीक है। सो ठीक है,
अतः यफ बहु एक फलन है, अतः यफ एक बहु एक फलन है, एकाएकी नहीं, एकाएकी नहीं। या कि यहाँ भी बोल सकते थे कि एफ एक्स बराबर एफ वाई के लिए केवल एस बराबर वाई प्राप्त होना चाहिए, लेकिन यहाँ एक्स बराबर प्लस माइनस वाई प्राप्त हो रहा है, इसलिए एफ एकाएकी फलन नहीं है। ठीक है, दूसरा रीजन लिखे देते हैं। एक तरीका है बना, इस चित्र बना के दिखा दो, एक तरीका और लिखे देते हैं दूसरा, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई के लिए केवल एक्स बराबर वाई प्राप्त होना चाहिए था। एकाएकी फलन के लिए, यहाँ पे ऊपर लिख लो, एकाएकी फलन के लिए, चूँकि एकाएकी फलन के लिए एफ एक्स बराबर एफ वाई होने पर एकाएकी फलन के लिए एफ एक्स बराबर एफ वाई होने पर केवल एस बराबर वाई प्राप्त होना चाहिए था, किंतु एक्स बराबर प्लस माइनस वाई प्राप्त हो रहा है, इसलिए एफ एकाएकी नहीं है, इसलिए एफ एकाएकी नहीं है, इसलिए एफ एकाएकी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आच्छादक क्यों नहीं है, अब यहाँ समझना अच्छे से, आच्छादक क्यों नहीं है ये फलन। आच्छादक क्योंकि डोमेन और को डोमेन दोनों रियल नंबर हैं, और रियल नंबर में क्या होती है, धनात्मक ऋणात्मक सब संख्याएं होती हैं। ठीक है, लेकिन ये आप जानते हो कि s के स्थान पे हम कोई भी वैल्यू रखेंगे इसका मान धनात्मक ही आएगा, पावर 4 लगा है तो, चाहे ऋण में मान रखें चाहे धन में रखें, फलन का मान क्या आएगा, फलन का मान आएगा धनात्मक। लेकिन रियल नंबर को डोमेन है, तो को डोमेन की निगेटिव संख्याएं डोमेन के किसी एलिमेंट से संबंधित नहीं है, को डोमेन की ऋणात्मक संख्याएं डोमेन के किसी एलिमेंट से संबंधित नहीं हैं, क्योंकि डोमेन के हर एक वैल्यू के करेस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा धनात्मक संख्या आएगी। ठीक है, डोमेन के हर मान के संगत, प्रत्येक मान के संगत, ठीक है, फलन का मान क्या आएगा, सदैव धनात्मक आएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि को डोमेन की ऋणात्मक संख्याएं डोमेन की किसी संख्या से संबंधित नहीं है, जबकि आच्छादक फलन के लिए को डोमेन का हर एक अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव से संबंधित होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे रेंज को डोमेन के बराबर नहीं होगा, और जब रेंज को डोमेन के बराबर नहीं होगा तो आच्छादक भी नहीं होगा। आच्छादक कब होता है, जो रेंज में एलिमेंट हो वही को डोमेन में भी एलिमेंट हो। ठीक है, लेकिन को डोमेन में क्या है, धनात्मक और ऋणात्मक सभी पूर्णांक हैं, सभी संख्याएं हैं, धनात्मक सभी ऋणात्मक सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं, लेकिन रेंज में केवल धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, रेंज में केवल धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं। इसलिए को डोमेन जो होगा रेंज उचित उप समुच्चय है। जैसे मान लो, देखो यहाँ पे a बराबर क्या है 1 2, b बराबर क्या है 1 2 3, कन्फर्म पता है कि a में कम एलिमेंट हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं a उचित उप समुच्चय है b का, a उचित उप समुच्चय है b का। तो यहाँ पे जानते हो कि रेंज में कम एलिमेंट हैं, रेंज में कम एलिमेंट हैं, और यहाँ पे को डोमेन में अधिक एलिमेंट हैं, को डोमेन में अधिक एलिमेंट हैं। तो रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा, उचित उप समुच्चय होगा किसका, को डोमेन का। ठीक है, इसका मतलब इसमें कम एलिमेंट हैं, बराबर लग गया तो बराबर भी होने का चांस है। यदि बराबर लगा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, उसको सबसेट उप समुच्चय। तो बराबर वाली कंडीशन में भी ये लिखा जाता है, लेकिन ये वाला चिन्ह नहीं लगा है, इसका मतलब कन्फर्म पता है कि रेंज में कम एलिमेंट हैं को डोमेन से। ठीक है, तो ये कहेंगे कि को रेंज क्या है, उचित उप समुच्चय है। उचित उप समुच्चय का मतलब रेंज में कम एलिमेंट निश्चित रूप से है को डोमेन से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, स्पष्टतः यहाँ पे लिख सकते हो आप, समझने के लिए आपको दिखाना हो तो r है और यहाँ पे r है। यहाँ पे देखो
डैश डैश लिख लो, -3 -2 -1 0 1 2 3। और यहाँ पे क्या लिख लो, यहाँ भी लिख लो -3 -2 डैश डैश -1, ये होगा 0 1 2 3 4 ऐसे। ठीक है। अब इसमें तो -3 का फंक्शन क्या है, f(x) है। f डिफाइंड है r से। r में किस प्रकार से, f(x) बराबर s की पावर 4, s की पावर 4। तो -3 किससे संबंधित होगा, 9 से। तो आगे चल के यहाँ 9 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो -3 9 संबंधित हो गया। -2 4 से संबंधित, अरे 4 है। -3 की पावर 4 करोगे तो क्या आएगा, हाँ 81 ना, 81। तो धनात्मक 81 होबे करेगा इसमें कहीं ना कहीं। -2 का पावर 4 का तो 16 होगा, -1 की पावर तो 1 होगा, 0 तो 0 होगा, 0 से संबंधित। 1 की पावर 4 करोगे तो क्या 1 रहेगा। ठीक है। 2 की पावर 4 करोगे तो क्या आएगा 16। ठीक है। 3 की पावर करोगे तो क्या आएगा 81। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये निगेटिव नंबर किसी संख्या से संबंधित हैं। ये बताओ डोमेन में ऐसी कौन सी संख्या है जिस संख्या से निगेटिव संख्याएं संबंधित हैं। ऐसी कोई संख्या बताओ जिसमें पावर 4 लगाने से कोई ऋणात्मक मान आए। ऐसी कोई वास्तविक संख्या बताओ जिसमें पावर 4 लगा दो तो उसका मान ऋणात्मक आए। ऐसी कोई संख्या है ही नहीं, इसका ऐसी कोई रियल नंबर नहीं है। ठीक है। इसका मतलब क्या है, को डोमेन में तो पूरा रियल नंबर है, लेकिन रेंज में कौन एलिमेंट शामिल हैं, सिर्फ धनात्मक। समझ रहे हो इस बात को जो बोल रहे हैं। रेंज कौन कहलाता है, जो फंक्शन की वैल्यू जो जो आ सकती हो उन वैल्यू का कलेक्शन कहलाता है रेंज। और को डोमेन में सब रहेंगे जो दिया गया है फलन जिसके जिसके बीच परिभाषित है, एफ आर से आर के बीच में डिफाइंड है। तो यहाँ पे आर को डोमेन है, रियल नंबर का समुच्चय। ठीक है। रियल नंबर का कलेक्शन क्या है, को डोमेन है। ठीक है। अब ये बताओ आप, ये फलन आच्छादक क्यों नहीं है। अब बता दिए, हम समझा दिए, यदि आपके समझ में आ गया होगा तब तो मान लो समझाना बंद करेंगे, नहीं अभी और समझाएंगे हम। ये बताओ कि ये फलन आच्छादक क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें वो ऋणात्मक संख्याएं नहीं है, परिसर में नहीं है। तो क्यों नहीं है, क्योंकि किसी संख्या की घात, किसी वास्तविक संख्या की घात 4 लगाने से ऋणात्मक मान नहीं आएगा। ठीक है। तो ऋणात्मक संख्याएं, को डोमेन की ऋणात्मक संख्याएं डोमेन के किसी अवयव से संबंधित नहीं हैं। इसका मतलब ये होगा कि रेंज में कम अवयव हैं और को डोमेन में अधिक है। इसका मतलब ये हुआ कि रेंज उचित उपसमुच्चय है को डोमेन का, अर्थात रेंज को डोमेन के इक्वल जब हो जाता, इधर को डोमेन और रेंज समान समुच्चय होता, तब कहलाता है आच्छादक। जो एलिमेंट को डोमेन में हो वही एलिमेंट रेंज में भी हो। ठीक है। जो को डोमेन में हो वही रेंज में भी हो, तब क्या कहलाता है, यदि को डोमेन रेंज के बराबर नहीं है जिसका मतलब आच्छादक नहीं है। तो को डोमेन रेंज के बराबर क्यों नहीं है, इस सवाल में को डोमेन रेंज के बराबर क्यों नहीं है। को डोमेन रेंज के बराबर क्यों नहीं है यहाँ, क्योंकि रेंज में सिर्फ धनात्मक संख्याएं शामिल हैं। ठीक है। और को डोमेन में ऋणात्मक धनात्मक दोनों हैं, क्योंकि वास्तविक संख्या ऋणात्मक भी संख्या भी वास्तविक संख्या कहलाएगी, धनात्मक संख्या भी वास्तविक संख्या कहलाएगी। लेकिन किसी भी वास्तविक संख्या में पावर 4 लगाएंगे तो कभी ऋणात्मक नहीं आएगा। तो फलन के मान का समुच्चय क्या आएगा, धनात्मक संख्याओं का समुच्चय रहेगा। ठीक है। तो फलन के मानों, फलन का जो जो मान प्राप्त हो सकता है, फलन के मानों का समुच्चय क्या होगा, धनात्मक वास्तविक संख्या है। लेकिन को डोमेन क्या है, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों मिला हुआ है। इसका मतलब ये हुआ को डोमेन रेंज के बराबर नहीं है। और जब को डोमेन रेंज के बराबर नहीं है तो फलन आच्छादक भी नहीं है। आच्छादक कब होता, जो को डोमेन में अवयव हैं वही रेंज में भी होते, लेकिन रेंज में ऋणात्मक संख्याएं शामिल नहीं हैं। ठीक है। क्योंकि फलन का मान ऋणात्मक आएगा ही नहीं, क्योंकि किसी भी वास्तविक संख्या में पावर 4 लगा देंगे तो उसका मान हमेशा क्या आएगा, धनात्मक ही रहेगा।
क्योंकि यहाँ पावर क्या है, सम संख्या है, पावर क्या है, सम संख्या। तो किसी वास्तविक संख्या में घात सम संख्या लगा देने से उसका मान धनात्मक आता है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, आच्छादक परीक्षण के लिए देखो, आच्छादक परीक्षण में, आच्छादक परीक्षण, कोडोमेन की वास्तविक संख्याएं, कोडोमेन की ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं, ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं डोमेन के किसी अवयव से, डोमेन के किसी अवयव से संबंधित नहीं है, नहीं है, इसलिए कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, या ऐसे लिख लो, रेंज इज नॉट इक्वल टू, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो रेंज है क्या, रेंज प्रॉपर सबसेट है कोडोमेन का, अर्थात एफ का रेंज उचित उपसमुच्चय है, उचित उपसमुच्चय है, समुच्चय है कोडोमेन का, कोडोमेन का, इसलिए फलन आच्छादक फलन नहीं है, फलन है अंतःक्षेपित है, ये है जो आच्छादक नहीं होगा तो अंतःक्षेपी होगा। अर्थात एफ का रेंज उचित उपसमुच्चय है कोडोमेन का, इसलिए फलन एफ, फलन एफ आच्छादक फलन नहीं है। फलन एफ आच्छादक फलन कब होता है, जब कोडोमेन और रेंज समान समुच्चय होते, बराबर का चिन्ह लगा होता है यहाँ, ठीक है, तब कहलाता आच्छादक फलन। लिख रहे इतना। क्वेश्चन अगला एनसीईआरटी का, एफ आर से आर में निम्नानुसार परिभाषित है, निम्नानुसार परिभाषित है, कैसे, एफ एक्स बराबर 3x, तो दिखाइए कि एफ, तो दिखाइए कि एफ एकाएकी आच्छादक फलन है, तो दिखाइए कि एफ एकाएकी आच्छादक फलन है, एकाएकी आच्छादक फलन है, दिखाइए कि एफ एकाएकी आच्छादक फलन है। तो क्या करेंगे, एकाएकी परीक्षण, एकाएकी परीक्षण। तो क्या करेंगे एकाएकी परीक्षण के लिए, माना x एवं y डोमेन R के अवयव इस प्रकार हैं, अवयव इस प्रकार हैं कि f(x) बराबर f(y), f(x) बराबर f(y), तब हमें दिखाना होगा, दिखाना होगा, दिखाना होगा क्या, s बराबर y, दिखाना होगा s बराबर y, ठीक है। तो जब f(x) बराबर f(y), तो f की परिभाषा से क्या होगा, 3s बराबर 3y,
एफ की परिभाषा से, एफ की परिभाषा से, तो 3 3 काट दो तो एस बराबर बाई। अतः एफ आच्छादक एकाएकी है, एकाएकी फलन है। अब क्या लिखेंगे? आच्छादक परीक्षण, आच्छादक परीक्षण। तो आच्छादक परीक्षण के लिए क्या करेंगे? माना कोडोमेन आर का कोई स्वेच्छ अवयव बाई है, अवयव बाई है, तो बाई के संगत, तब बाई के संगत डोमेन आर में एक अवयव माना x है, इस प्रकार है, इस प्रकार है। किस प्रकार है कि s में जब f लगाते हैं तब बाई आता है, x में जब f लगाते हैं तो क्या आता है? बाई। तो यहाँ पे fx के स्थान पे क्या लिख दोगे? 3x बराबर बाई। तो s बराबर क्या आ गया? बाई बटे 3। इसका मतलब डोमेन के अवयव यानी कोडोमेन के अवयव, कोडोमेन के अवयव बाई के संगत कोडोमेन डोमेन आर में एक अवयव कौन मिल रहा है? बाई अपान 3 इस प्रकार मिल रहा है, इस प्रकार मिल रहा है कि एफ लगाते हैं बाई अपान 3 में, बाई अपान 3 में एफ लगाओगे तो क्या आएगा? 3 गुणे बाई बटे 3, तो 3 3 कट गया, क्या आया? बाई। तो जो कोडोमेन का अवयव लिए थे वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी कहने का मतलब कोडोमेन का अवयव स्वेच्छ अवयव बाई लिए थे तो बाई के संगत बाई अपान 3 डोमेन में मिल गया। 5 लिए होते तो क्या मिलता? 5 बटे 3 मिलता। 5 बटे 3 भी वास्तविक संख्या है। कोडोमेन का 5 अवयव लिए होते तो यहाँ 5 बटे 3 मिल गया होता, तब 3 गुणे 5 बटे 3 आता, तब 3 3 कट जाता, 5 ना आ जाता। 7 लिए होते तो 7 बटे 3 मिल गया होता। 8 लिए होते तो 8 बटे 3 मिल गया होता। इसका मतलब कोडोमेन के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज है, ठीक है? कोडोमेन के हर एक अवयव संबंधित है, कोडोमेन का हर एक अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव से संबंधित है। इस प्रकार कोडोमेन का हर एक अवयव, इस प्रकार कोडोमेन का हर एक अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव से संबंधित है। अतः यह क्या है? आच्छादक फलन है। इस प्रकार जिसका अर्थ है कि कोडोमेन का, अब यहाँ पे देखो इसका अर्थ क्या हुआ? तो एफ बाई अपान 3 इज इक्वल टू जो बाई मिला, जिसका अर्थ है कि कोडोमेन आर का प्रत्येक अवयव डोमेन आर के किसी न किसी अवयव से संबंधित है। अर्थात कोडोमेन के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब डोमेन में है।
ठीक है। अतः यह क्या है, आच्छादक फलन, यह आच्छादक फलन। नहीं समझ में आई बात? क्या लिखे, को डोमेन का कोई स्वेच्छ अवयव बाई माने थे, तो बाई के संगत डोमेन में कौन अवयव मिलेगा हम नहीं जानते थे। तो मान लिया x है, फिर x का मान निकाले तो बाई अपान 3 आया। तो बाई अपान 3 का मान निकालते हैं, बाई अपान 3 पर फलन का मान निकालते हैं तो बाई आता है। ठीक है, सुनो, लगता है आप समझे नहीं अच्छे से। फिर भी ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर है। अब अच्छे से सबसे पूछेंगे अभी तुरंत। ये कहते हैं कि जब ये फंक्शन f जो है परिभाषित है fs बराबर 3x है ना, ये फलन आच्छादक फलन कब कहलाएगा? आच्छादक फलन तब कहलाएगा जब कोडोमेन और रेंज समान समुच्चय हो जाए। कोडोमेन और रेंज समान समुच्चय हो जाए। तो कोडोमेन रेंज समान समुच्चय है कि नहीं, तो हम क्या करें, यहाँ हम कोडोमेन का कोई स्वेच्छ अवयव बाई माने। कोडोमेन का कोई स्वेच्छ अवयव क्या माने, बाई। यदि स्वेच्छ अवयव के संगत डोमेन में कोई अवयव इस प्रकार से मिल जाए जिसमें हम फलन लगाएं तो वही आए जो माने हैं। ठीक है, इसका अर्थ ये हो जाएगा कि कोडोमेन का हर एक अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव से संबंधित है। तो यदि हम बाई मानते हैं तो बाई के संगत आपको क्या मिला, बाई अपान 3। हम जानते नहीं थे कि बाई की संगत मिलेगा क्या क्या, तो हम क्या मान लिए कि मान लेते हैं कि बाई के संगत डोमेन में x है, तो x में लगाते हैं f तो बाई आता है, ये मानकर चले थे। अब हम fs की परिभाषा लगा दिए थे, fs के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 3x बराबर बाई। अब s का मान निकाल ले तो बाई बटे 3। इसका मतलब s के स्थान पे हम क्या रख दें, बाई अपान 3 बराबर बाई आएगा। ठीक है, सत्यापन करके भी देख लो। जिसमें लगाते हो f तो क्या कर देता है, उसका तिगुना ना कर देता है। तो बाई अपान 3 में f लगाओगे तो क्या करेगा, तिगुना। तो 3 गुने बाई अपान 3 आएगा कि नहीं आएगा, बाई इसका मान आएगा ना। इसका मतलब यदि मान लो को डोमेन R का कोई संख्या 5 लिए होते तो इसमें क्या मिलता, 5/3। 6 लिए होते तो 6/3, 7 लिए होते तो 7/3, 54 लिए होते तो 54/3। इसका मतलब को डोमेन का हर एक अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव से संबंधित है। ऐसा कौन सा अवयव है को डोमेन का, ऐसा कौन सा अवयव है जो डोमेन के किसी अवयव से संबंधित नहीं है, बताओ। ठीक है, 0 लेंगे तो इधर क्या मिल जाएगा, 0/3, 0 भी मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब को डोमेन के जब हर अवयव संबंधित हो गया डोमेन के किसी न किसी अवयव से, तो रेंज में भी पूरे एलिमेंट आ गए को डोमेन वाले। तो रेंज और को डोमेन समान समुच्चय हुए, और जब रेंज को डोमेन समान समुच्चय होते हैं तो वही कहलाता है आच्छादक। ठीक है, तो वही तो लिखे गए, जिसका अर्थ है कि को डोमेन R का प्रत्येक अवयव डोमेन R के किसी न किसी अवयव से संबंधित है। अर्थात को डोमेन के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब डोमेन में है। प्रत्येक डोमेन को डोमेन के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब डोमेन में है, अतः यह आच्छादक है। या ऐसे भी ले सकते हो, को डोमेन बराबर रेंज बराबर को डोमेन, रेंज ऑफ f बराबर को डोमेन ऑफ f, रेंज ऑफ f बराबर को डोमेन ऑफ f, अतः यह आच्छादक है। या कि शब्दों में लिख सकते हो कि रेंज और को डोमेन समान समुच्चय है, इसलिए यह आच्छादक है। क्या लिख सकते हो, या को डोमेन और रेंज, को डोमेन और रेंज समान समुच्चय है, इसलिए यह आच्छादक है, इसलिए यह आच्छादक है। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। ये भी लिख सकते हो को डोमेन का हर एक अवयव डोमेन किसी न किसी अवयव संबंधित है, इसलिए यह आच्छादक है। या ये बोल सकते हो कि को डोमेन और रेंज समान समुच्चय है, इसलिए यह आच्छादक है। ये बोल सकते हो
कि कोडोमेन का हर एक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब डोमेन में है। हर एक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब किसमें है? डोमेन में है। तो जब हर एक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब है तो इसका मतलब हर एक अवयव संबंधित है, इसलिए यह आच्छादक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये एनसीईआरटी का, ये भी एनसीईआरटी का है और जिसके जितने बताए। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये है एनसीईआरटी, मान लीजिए कि क्वेश्चन हो बहुत उतारते हैं एनसीईआरटी का, fx बराबर 3 - 4x तथा f किसके किसके बीच परिभाषित है? r से r में। तो सिद्ध कीजिए कि f एक एकी आच्छादक फलन है। तो सिद्ध कीजिए कि f एक एकी आच्छादक फलन है। एकाएकी आच्छादक फलन है। नंबर फर्स्ट, एकाएकी परीक्षण। एकाएकी परीक्षण माना डोमेन R में दो अवयव x व y इस प्रकार हैं। किस प्रकार हैं? कि fx बराबर fy। तब f की परिभाषा से क्या हो गया? 3 - 4x और 3 - 4y। ये f की परिभाषा से, f की परिभाषा से 3 3 काट दिए तो -4s बराबर -4y। माइनस काट दिए और 4 4 काट दिए तो s बराबर y। तो चूँकि fx = fy के लिए हम पाते हैं s बराबर y। अतः f एकाएकी फलन है। एकाएकी फलन है। ठीक है। अब आच्छादक परीक्षण। कुछ लड़के कहते हैं हमको एकाएकी तो सरल लगता है, आच्छादक हमको दिक्कत है। आच्छादक परीक्षण। हाँ, माना कोडोमेन R का कोई स्वेच्छ अवयव, कोडोमेन R का कोई स्वेच्छ अवयव y है। कोई स्वेच्छ अवयव y है। माना कोडोमेन R का कोई स्वेच्छ अवयव y है, तब y के संगत डोमेन R में माना एक अवयव x है। एक अवयव x ऐसा है कि x में जब f लगाते हैं तो y आता है, ये मानकर हम चलते हैं। ठीक है ना। तो f की परिभाषा से क्या लिख देंगे? 3 - 4s बराबर y। ठीक है। तो क्या होगा? -4s बराबर y - 3। तो 4s बराबर मान से गुणा कर दो, -y + 3। तो यहाँ पे क्या होगा? 4s बराबर 3 - y। तो s बराबर 3 - y/4। इसका मतलब y के संगत 3 - y/4 मिल रहा है। ठीक है। अर्थात f(x) बराबर जब y है तो हम f(s) के स्थान पर x की वैल्यू रख दें, 3 - y/4। तो फलन की परिभाषा से क्या होगा? 3 - 4 गुणे y का s के स्थान पर लिख दो, 3 - y/4। y कट गया तो क्या है? 3 - y - 3 3 - y। तो 3 - 3 + y। तो 3 3 कटा तो y आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ? 3 - y/4 y के संगत अवयव होगा।
जब कोडोमेन के स्वेच्छ अवयव का पूर्व प्रतिबिंब मिल गया, इसका मतलब कोडोमेन के हर एक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब मिलेगा, अतः फलन एफ आच्छादक है। ठीक है, जो स्वेच्छ अवयव हम बाई माने थे तो उसका पूर्व प्रतिबिंब मिला ना, 3 माइनस बाई बटे 4। देखो कोडोमेन का हम स्वेच्छ अवयव क्या माने थे, बाई, तो इसका पूर्व प्रतिबिंब क्या मिला, बस बाई बटे 4। इसका मतलब जो स्वेच्छ अवयव का पूर्व प्रतिबिंब मिल गया, इसका अर्थ क्या हुआ, हर एक अवयव को मिलेगा, पूर्व प्रतिबिंब मिलेगा। इसका मतलब हुआ कि हर एक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब है। इस प्रकार कोडोमेन के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब डोमेन R में है, डोमेन R में है। अतः रेंज बराबर कोडोमेन, रेंज बराबर कोडोमेन। अतः एफ आच्छादक फलन है। इस प्रकार कोडोमेन के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब डोमेन R में है, अतः रेंज बराबर कोडोमेन। जब रेंज बराबर कोडोमेन तो एफ आच्छादक फलन है। तो चूंकि एफ एकाएकी और आच्छादक दोनों है, इसलिए यह प्रतिलोमी है, इसलिए यह प्रतिलोमी कहो, लोमी या व्युत्क्रमणी है, प्रतिलोमी या व्युत्क्रमणी है। ठीक है, जब जो फलन एकाएकी आच्छादक दोनों होता है वही क्या कहलाता है, प्रतिलोमी अर्थात व्युत्क्रमणी है। अब एफ इनवर्स कैसे ज्ञात करते हैं, हाँ माना एफ इनवर्स एस बराबर वाई, तो एस बराबर एफ वाई, तो एस बराबर एफ वाई का मान क्या है, हाँ 3 माइनस 4 वाई। ठीक है, वाई का मान निकालो, तो एस माइनस 3 बराबर माइनस 4 वाई, तो माइनस का गुणा कर दो, 3 माइनस एस बराबर 4 वाई, तो 3 माइनस एस बटे 4 बराबर वाई। ये समीकरण नंबर हो गया 1, ये 2, वाई का मान ये भी, वाई का मान ये भी, तो 1 व 2 से, 1 व 2 से, तो क्या मिल गया, एफ इनवर्स एक्स बराबर 3 माइनस एक्स बटे 4, तब एक प्रतिलोम फलन आ गया। जो एकाएकी आच्छादक होगा निश्चित रूप से वो प्रतिलोमी होगा, उससे प्रतिलोम फलन निकाला जा सकता है। अगला क्वेश्चन आंसर, मान लीजिए कि एफ एक्स बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एफ आर से आर है, तो सिद्ध कीजिए एफ ना तो एकाएकी है और ना ही आच्छादक। जो आज का पहला सवाल बताए हैं उसी प्रकार ये भी है। वहाँ पावर क्या था,
4 थी और यहाँ पावर 2 है। नहीं लिख पाए थे? नहीं लिख पाए तो बोल भी नहीं रहे थे पहले। अब क्या करें हम? माना एकाएकी परीक्षण लिख लेना कॉपी से उसकी अभी लास्ट में। एकाएकी परीक्षण माना x व y डोमेन R में दो अवयव इस प्रकार हैं कि fx बराबर fy। तो क्या आएगा देखो, 1 + x², ये क्या होगा 1 + y², ये आपकी परिभाषा से 1 + x²। ये x कहाँ से ऐसे लिखा है? चलो ठीक। तो s² बराबर क्या आ गया y²। इसका मतलब क्या हुआ, s² - y² बराबर 0। तो s - y s + y बराबर 0। तो s - y बराबर 0, s + y बराबर 0। तो s का मान y भी, s का मान -y भी। तो s बराबर +-y आ रहा है, जबकि आना चाहिए s बराबर केवल y। जबकि केवल x बराबर y आना चाहिए, इसलिए f एकाएकी नहीं है। जबकि केवल s बराबर y आना चाहिए, इसलिए f एकाएकी नहीं है। +-y आ रहा है ना, नहीं समझ में आया? केवल s बराबर y आना चाहिए तो +-y आ रहा है, इसलिए f एकाएकी नहीं है। अब क्या देखोगे, आच्छादक परीक्षण। एग्जाम्पल की मदद से समझाना है तो इस प्रकार भी बना देना, तो और आपको बोनस नंबर मिल जाएगा। r, ये r, तो यहाँ पे मान लो -2 लेते हैं तो आएगा क्या 1 + -2 का स्क्वायर बराबर 5, और 2 लेते हैं तो 1 + 2 का स्क्वायर तो 5। इसका मतलब ये एक ही एलिमेंट से संबंधित है, -2 भी और 2 5 संबंधित है। ठीक है, फलन f के द्वारा डोमेन के 2 अवयव एक ही अवयव से संबंधित हैं, जबकि भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न होने पर एकाएकी होता है ना। तो -2 भी 5 से संबंधित है, अब -2 और +2 भी 5 से संबंधित है। ये फलन एकाएकी थोड़ी है, बहु एक है। ठीक है, अचर नहीं बोल सकते इसको कि हाँ 3 लेंगे, -3 तो 9 और 10 से हो जाएगा, और +3 भी 10 से हो जाएगा। ठीक है, और +3 भी 10 से हो गया। तो अचर का मतलब होता है कि डोमेन के सब अवयव एक अवयव से संबंधित है, तब कहलाता है अचर। यहाँ तो 2 अवयव 5 से, फिर -3 3 10 से, -4 4 इससे 17 से। अचर फलन कैसे बोल दोगे इसको? अचर फलन के लिए डोमेन के सब अवयव एक ही अवयव से संबंधित होने चाहिए। तो s बराबर +-y, जबकि केवल s बराबर y आना चाहिए, इसलिए f एकाएकी नहीं है। अब आच्छादक परीक्षण। आच्छादक परीक्षण देखो, आच्छादक परीक्षण के लिए क्या करोगे, कोडोमेन का हर एक अवयव संबंधित होना चाहिए, लेकिन कोडोमेन में ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याएं हैं, क्योंकि वास्तविक संख्या है। लेकिन कोडोमेन की ऋणात्मक संख्याएं डोमेन के किसी अवयव से संबंधित नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या का स्क्वायर ऋणात्मक नहीं होता। ठीक है, किसी संख्या का स्क्वायर ऋणात्मक नहीं होता, धनात्मक होता है। धनात्मक संख्या में 1 जोड़ दोगे तो धनात्मक ही बना रहेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कोडोमेन की ऋणात्मक संख्याएं डोमेन के किसी भी अवयव से संबंधित
नहीं है। और जब कोडोमेन की ऋणात्मक संख्याएं डोमेन के किसी अवयव से संबंधित नहीं है, अतः फलन एफ क्या है? आच्छादक नहीं है। आच्छादक कब होता? जब कोडोमेन का हर एक अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव से संबंधित होता। लेकिन कोडोमेन की ऋणात्मक संख्याएं डोमेन के किसी अवयव से संबंधित नहीं हैं, इसलिए एफ क्या है? आच्छादक नहीं है। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे? स्पष्टतः कोडोमेन आर की ऋणात्मक संख्याएं डोमेन के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। इसलिए रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, अर्थात रेंज कोडोमेन का उचित उपसमुच्चय है। अर्थात रेंज कोडोमेन का उचित उपसमुच्चय है। उचित उप समुच्चय है, उचित उपसमुच्चय है। इसलिए एफ आच्छादक फलन नहीं है। आच्छादक फलन नहीं है। अब लिखते हैं, सुनो दिखाते हैं आपको। माना कोडोमेन, समझ में आएगी तो इतने पर्याप्त है। कोडोमेन आर का कोई स्वेच्छ अवयव -3 लेते हैं, तो -3 के संगत ये दिखाते हैं कि ऋणात्मक संख्याएं क्यों संबंधित नहीं हैं। -3 के संगत डोमेन आर में एक अवयव x ऐसा है कि x में f लगाते हैं तो -3 आता है, ये मानकर चले। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? fs की परिभाषा से क्या हो जाएगा? 1 + x² बराबर -3 होगा। तो x² बराबर -3 - 1, तो x² बराबर -4। ठीक है, तो s बराबर क्या आएगा? √-4। तो s बराबर क्या होगा? 2 × 2 × -1, तो s बराबर क्या होगा? 2 × 2 × i²। तो s बराबर क्या होगा? 2 × 2 × i इसका जोड़ा इसका जोड़ा, तो s बराबर 2 i, जो कि वास्तविक संख्या नहीं है। तो -3 किससे संबंधित होगा? -2 i से, और 2 i डोमेन में है ही नहीं। ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, समिश्र संख्या है, जो कि समिश्र संख्या है, सम्मिश्र संख्या है, वास्तविक संख्या नहीं है। वास्तविक संख्या नहीं है। अर्थात कोडोमेन आर की ऋणात्मक संख्याएं कॉम्प्लेक्स नंबर से संबंधित होंगी, या कॉम्प्लेक्स नंबर डोमेन में है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि डोमेन है क्या? डोमेन क्या है? वास्तविक संख्या ना। तो वास्तविक संख्या यदि हम मान लेते हैं कि ये r है और ये r है, ये ऋणात्मक संख्या -3 लेते हैं, तो इसके लिए ज़रूरत किसकी है? 2 i की। तो क्या डोमेन तो रियल नंबर का समुच्चय दिया है, तो डोमेन में कॉम्प्लेक्स नंबर तो रहती नहीं। रियल वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में आयोटा वाली संख्याएं थोड़ी शामिल हैं। ठीक है, तो ये किससे संबंधित होगा? इससे ना। और 2 i नॉट बिलोंग्स टू r, डोमेन r।
इसका मतलब ऋणात्मक संख्याओं का पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, ऋणात्मक संख्याओं का पूर्व प्रतिबिंब नहीं है डोमेन में। अब आच्छादक होता कब? जब कोडोमेन के हर एक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब होता। अब बताओ ये फलन क्यों नहीं है आच्छादक? कोडोमेन आर की ऋणात्मक संख्याओं का पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। सपोज करते हैं कोडोमेन आर की कोई -3 संख्या लेते हैं, तो -3 का पूर्व प्रतिबिंब होगा 2 आयोटा, और 2 आयोटा वास्तविक संख्या नहीं है, इसलिए डोमेन में शामिल नहीं है। और जब डोमेन में शामिल नहीं है तो इसका जो पूर्व प्रतिबिंब होगा वो डोमेन में नहीं है, इसका मतलब क्या है? आच्छादक नहीं है। आच्छादक कब होता? जब कोडोमेन के हर एक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब डोमेन में होता। ठीक है, कोडोमेन के हर एक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब डोमेन में होता, लेकिन -3 का पूर्व प्रतिबिंब क्या होगा? 2 आयोटा होगा, जो कि डोमेन आर में शामिल नहीं है। समित संख्या है ये। ठीक है, अब आगे देखो। अतः यह समित संख्या जो कि वास्तविक संख्या नहीं है, इसलिए यह आच्छादक नहीं है, इसलिए यह आच्छादक। हम इतना पर्यायवाची से लिखवा दी कि 2 में से जो स्थिति आपको याद आएगी वे लिख देना, वहाँ सेंस समझ में आना चाहिए आपके। ठीक है, आप लिखने के लिए तो आप सब लिख लोगे, ये भी वहाँ परीक्षा तक में आपको नोट्स बना के देखते रहोगे तो दोनों याद रहेगा। स्थिति परिस्थिति याद रहेगी। इस पेज में लगा है क्वेश्चन आपके नोट्स में, जो पलटा के रोज देखते हैं। लिखें। अब अगला क्वेश्चन ये है, सिद्ध कीजिए। क्या हो गया? टाइम कितना टाइम है? ठीक, जा हो गया, कल बताएंगे। अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं एनसीईआरटी में। एकाकी फलन के लिए fx बराबर fy होने पर केवल x बराबर y आना चाहिए। हाँ, बट आ नहीं रहा है, इसलिए f एकाकी नहीं है। हाँ, बट आ नहीं रहा है, लिखो ना, किंतु आ नहीं रहा है। इसलिए यह आच्छादक नहीं है, इसलिए यह एकाकी नहीं है। क्या है? एफ उपस्थित होगा, प्रतिलोमी है। अब एफ इनवर्स एक्स बराबर बाई माने तो एफ को उधर ले जाओ, तो एक्स बराबर लिखो ना, एक्स बराबर बाई का मान रखो। क्या है क्वेश्चन में? कहाँ क्वेश्चन शुरुआत में कहाँ है इसकी? हाँ, तो 3 माइनस, यहाँ एक्स तो सीधे उतारो पहले, एफ वाई के स्थान पे 3 - 4 बाई लिखो, वाई का मान निकालो, एक्स को उधर ले आओ, 3 को, एक्स -3 बराबर -4 बाई, माइनस का गुना कर दो तो 3 - x, 3 - x बराबर 4 बाई। इकट्ठे लिख दोगे? अब लिखो 3 - x बटे 4। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। वही समीकरण 1 शुरुआत में लिखो, बाई जहाँ 1, ये 2, तो राइट हैंड साइड बाई है, इसका भी राइट हैंड साइड बाई है, तो उसका लेफ्ट हैंड साइड भी दोनों इक्वल होना चाहिए। तो 1 और 2 से, 1 व 2 से दोनों का राइट हैंड साइड बराबर, तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर ना होगा, तो लिख दो एफ इनवर्स एक्स बराबर, ये लेफ्ट हैंड साइड एफ इनवर्स एक्स ना था 1 का, और इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 3 माइनस, हाँ यही
दिए गए फलन का प्रतिलोम फलन, दिए गए फलन का प्रतिलोम फलन हो गया। इस संडे भूल भी गया होगा तो अगले संडे ये सब बनेंगे कि नहीं? कम क्वेश्चन करवाए थे ना तो सब स्टेप भूल गए होंगे, आप बहुत सारे क्वेश्चन करवा देंगे तो याद रहेंगे।